अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूर वाचिंग खुलकर बोल। दिस इज जैनी खान। नाजरीन, बानी पीटीआई की अपनी लीगल टीम के साथ आज बात हुई है और चीफ जस्टिस पर तंज करते हुए दिखाई दिए हैं। बानी पीटीआई का यह कहना था कि ठीक है, हमें इंसाफ नहीं देना ना दे, लेकिन भावन नगर साने पर, उस वाक़े पर तो इंसाफ दे दे। उसके साथ ही आज एक अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है। फैज हमीद ने जो फैजाबाद धरना है उसका सारा इल्जाम शहबाज हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। लास्ट में हम कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी बात करेंगे कि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है वो हुकूमती ओहदे क्यों ले रही है। एक लंबी लिस्ट मौजूद है, चाहे मुर्जा सुलंगी हो, और अभी हालिया जो है वो शाहिद रेंज बलूचिस्तान की जो सीएम है उनके स्पोक पर्सन तैनात उनको किया गया है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन करें अजहर जावेद, समीना पाशा, जुबैर अली खान और उमर दराज गोंदल। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। खालिद जमील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान एक दफा फिर तंज करते हुए दिखाई दिए हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर। क्या समझते हैं, क्यों नाला है इतने इमरान खान? देखिए, दो चीज़ें बड़ी हैं। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जस्टिस मुनीर से ये मामला शुरू होता है और अभी मौजूदा चीफ जस्टिस तक ये मामला आ रहा है। हमने सियासी कायदीन की जानिब से हमने यहाँ पे ये कैंगरू कोर्ट्स की इस्लाह भी सुनी है, हमने चमक की सुनी हुई है, हमने ये भी सुना हुआ है जी कि मदर इन लॉ इस वक्त जो है कि लॉ की बजाय मदर इन लॉ जो है कि इस वक्त ये है। फिर हम ख्याल बेंचेस की इस्लाह सुनी हुई है। ये सारी वजूहत इसलिए होती हैं कि जब आप कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने की बजाय फिर सियासी ख्वाहिशात, सियासी मफादात या किसी दबाव के तहत आप फैसले जब करते हैं तो फिर जो मुतासरीन होते हैं वो मुख्तलिफ आपको नाम भी देते हैं, तनकीद भी करते हैं, और बसा औकात ये तनकीद हद से क्रॉस कर जाती है। बसा औकात ये तनकीद जो है वो कानून और आइन के दायरे में होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालती जुडिशल हिस्ट्री है वो इतने ताबनाक नहीं है। मैं बड़े अच्छे करैक्टर्स भी हमें नज़र आते हैं इसके, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अभी भी हम देखें जो बाज़ बड़े ऐसे फ़ैसले, बड़े मुतनाज़ा फ़ैसले हैं जिसको इंटरनेशनल सतह के ऊपर सियासी मुखालफिन तो डेफिनेटली तनकीद करते ही करते हैं, लेकिन आलमी सतह के ऊपर भी इस अदालत के फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर इसमें आप ये देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब सीनियर 3 जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो ऑलमोस्ट आपको हर हफ्ते 10 दिन के बाद एक ख़त नज़र आता था जो चीफ जस्टिस को लिखा करते थे, और जिन असूलों के लिखते थे वो ठीक असूल थे, आइन और कानून की पासदारी की बात करते थे। लेकिन अब जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर असामियाँ देखें जजेस की खाली पड़ी हैं, उसके ऊपर तकर्रियाँ नहीं हो रही, सीनियरिटी का फार्मूला जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खुद जिन असूलों की बुनियाद के ऊपर वो खड़े होते थे, स्टैंड लेते थे, लीगल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, मीडिया उनके पीछे खड़ा होता था, अब उन्हीं असूलों की नफ़ी हमें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देती है। यही वजह है कि अभी जो पीटीआई के बिलखसूस जो है कि बल्ले का जो निशान का केस था उसकी वजह से काफ़ी पीटीआई वाले इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और अभी भी जो इमरान खान ने तनकीद बनाई है उसके बैकग्राउंड के अंदर भी ये चीज़ें सारी हैं। अच्छा जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, क्यों ट्रस्ट नहीं करती हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है? इससे पहले नवाज शरीफ भी साकिब निसार से गिला करते नजर आया, बानी पीटीआई है उनको भी गिला है मौजूदा चीफ जस्टिस से। बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि जो हमारी जुडिशरी है उसका किरदार हमेशा से मुतनाज़ा रहा है। अगर हम देखें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जो फांसी का फैसला था उससे लेके उसके बाद जो भी मामला चलते रहे, अगर मुशर्रफ को देखें उस वक़्त उनको जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे के उसके बाद उनको इख्तियारात दे दिए गए। उसके बाद अगर आप जो नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग की सजा है उसको भी मुतनाज़ा करार दिया गया, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है साकिब निसार साहब का जो रोल रहा पनामा के नाम पे अकामा की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद जो उनको सजाएं हुई। तो हमारी जुडिशरी का किरदार हमेशा से ही ये जो है एक क्वेश्चनेबल रहा है। लेकिन मामला ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। मसला ये होता है कि जो भी हुकूमत जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है उसके लिए तो वो ठीक होता है, लेकिन जब वो अपोजिशन में चली जाती है तो उसको खामियां नजर आती हैं। यही सूरत-ए-हाल ये है कि जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो वो साकिब निसार साहब पे भी तनकीद करती थी, या बंदयाल साहब पे भी तनकीद करती थी, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब पे भी तनकीद करती थी। और लेकिन अगर हम देखें तो इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त जब इसी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मामला आया था तो रेफरेंस भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने भेजा। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो मामला हुआ वो भी देखे। तो हमें बहसीत मजमूई देखना होगा कि जो हमारी अदालतें हैं उन पे तनकीद तो हम करें, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए जजों की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में और दीगर जो मामलात हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि चाहे वो आज की अदलिया है या पुरानी अदलिया, उनके जो फैसले हैं वो मुतनाज़ा रहे हैं, और आइंदा भी जो चीजें अगर बेहतर नहीं करेंगे तो इसी तरह के फैसले हमें नजर आएंगे।
सही। अच्छा समीना पाशा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कल जो है वो कहा गया कि फिक्स चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ये कहती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और हुकूमती तैयारी भी हो चुकी है। आज बानी पीटीआई ने भी इसी तरह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं देना ना दे, लेकिन भावन नगर जो वाकया है उसके ऊपर तो इंसाफ दे देना चाहिए। कैसा देखते हैं आप लीडरशिप के हवाले से इस तरह तनकीद करना एक इदारे पर? बिल्कुल सही। अभी बात जो हो रही थी बिल्कुल दुरुस्त है। ना सिर्फ ये कि अदलिया के अपने फैसले ऐसे होते हैं बाज़-औक़ात के वो खुद को मुतनाज़ बना लेते हैं, और दूसरी तरफ ये भी एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि जो सियासी लीडरशिप है वो हमेशा ही अपने जो फ़ायदे का फ़ैसला है उसको तो ऑन करती है, लेकिन जो उनके खिलाफ फ़ैसला आता है उसको हमेशा से डिस्क्रेडिट करती है, और सिर्फ फ़ैसले को ही नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम को, पूरी अदालत को और जज साहिबान को ही डिस्क्रेडिट कर देते हैं। तो ये दोनों का ही इसमें कसूर है, सिर्फ किसी एक साइड का कसूर नहीं है। एक बात तो ये उसूली तौर पर सामने रखी जा सकती है, लेकिन जो हालिया केस है उसके अंदर अभी जो दोनों तरफ से बातें हुई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ साहब ने जो खुद अपने मयारात सेट किए थे, जब वो खुद सिर्फ एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और बाद में जब वो खुद चीफ जस्टिस बने तो उसमें एक खुला तज़ाद नज़र आया। तो एक तो इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही है, और ना सिर्फ ये कि पीटीआई कर रही है, बल्कि आप ये देखिए कि बहुत सारे जो उनके हामी सहाफ़ी हुआ करते थे, या बहुत सारे जो ऐसे हल्के जो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर मकाम दिया करते थे, वो भी उनके ऊपर तनकीद करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इसमें कोई अब दो राय नहीं रह गई है कि उनके अपने कंडक्ट में जो एक तज़ाद नज़र आया उसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद के दरवाजे ज़्यादा खुले हैं। जहाँ तक पीटीआई का मामला है तो वो भी एक बड़ा वाज़ेह सा मामला है। एक तो इस बात का पहले ही खदशा मौजूद था कि चूंकि इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया तो कहीं ना कहीं उनको कोई ग्रज ना हो, और फिर उनके पैदर पे फैसलों से ये बात और अया हुई कि ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही उनके जो सारे फैसले आ रहे थे। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो उनके ऊपर तनकीद पीटीआई की तरफ से हो रही है वो बड़ी जायज़ है, लेकिन मेरा इससे अलग मामला है। चाहे पीटीआई कुछ भी कहे या कोई और हलकों की तरफ से जो भी तनकीद हो, देखिए हमने फैसलों को परखना है आईन और कानून के उसूलों के मुताबिक, जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक। तो काजी फ़ाइज़ इज़ा साहब तो खुद कहा करते थे कि जी अगर आप किसी से उसका सिंबल ले लेते हैं तो इसका मतलब है आपने उस पूरे जो वोटर है उसे कोई सजा दे दी है कि वो बेचारा वोटर जो पढ़ा लिखा ना हो वो कैसे सिंबल के जरिए पहचान लेता था। आप तो खुद इस चीज को समझते थे, फिर भी आपने यही काम किया और ये फैसला कर दिया। कैसे आपने ये फैसला कर दिया? और फिर इस फैसले पे आपने बुनियाद रख दी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, लोग जैसे मर्जी इधर उधर आए जाएं, और उसके बाद आज तक वो जो रायता फैला है वो सिमट नहीं रहा है, और आज तक वो छीना झपटी जो सीटों की है वो जारी है। सही। अच्छा जुबैर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जैसा समीना साहिबा ने बात की है कि इंतखाबी निशान छीन लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप समझते हैं जब कोई कानूनी फैसला किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी लीडर के खिलाफ आता है तो उसको हक पहुंचता है तनकीद करने का अदलिया पर? देखें, जब कोई अदालत फैसला दे देती है तो उस फैसले के ऊपर तो तनकीद की जा सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुबानी चेयरमैन है इमरान खान, वो भी तनकीद जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बतौर चीफ जस्टिस या उनकी ज़ाती हैसियत के ऊपर तो तनकीद नहीं कर रहे। जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया का जो किरदार रहा है उसके ऊपर ये सवालात सभी उठा रहे हैं, और इन फैसलों को जिस तरीके से समीना पाशा साहिबा ने भी कहा है कि कानून और आइन के मुताबिक परखना होगा, और उसी तरीके से अगर आप देखे जाएं तो ये जो मदर ऑफ ऑल दी रिगिंग्स है इसकी जो बुनियाद रखी गई थी उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा कि जो सहूलतकारी की गई है वो सहूलतकारी हमारी अदलिया की तरफ से ही हुई है। ये जो बुनियाद रखी गई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो आरओज जुडिशरी से लेने के बजाय जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए थे, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम किया, और फिर जो आरओज ने जो धंधा रचाया है उसमें जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने जो स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद सारी चीजें वाजे हो चुकी हैं कि 40-40 हजार 50-50 हजार का जो मार्जिन है उसको रातों रात जो है पलटा गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट मामला है। हमारी हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है, चाहे वो अयूब खान के पहले मार्शल लॉ से इसका आगाज करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान छीनने तक, इस सारे मामले में अदलिया जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो फैसले हैं वो ऐसा लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के तौर पर उनके फैसले सामने आए हैं, और ये तनकीद उनके फैसलों के ऊपर होगी और तारीख भरी पड़ी है। तो ये तनकीद करना किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि ये इदारे के ऊपर तनकीद हो रही है
ये ऐसा नहीं है कि किसी के ज़ात के ऊपर तनकीद हो रही है, बल्कि उनके फैसलों के ऊपर तनकीद हो रही है। और अगर किसी के ऊपर तनकीद होती है तो उनको चाहिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी इस्लाह करें, अपनी गिरबान में जाके अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करें। और देखा जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में 2 सालों से एक तरीके से इंसानी हुकूक की पामालियां की जा रही हैं, उनके ऊपर अदलिया का क्या किरदार है, कब आवाजें उठाई हैं। अभी भी इस वक्त भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले एक जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं, जो डीसी हैं, उनके 3 एमपीओ के ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को रोंदा जाता है, तो फिर तनकीद तो होगी और ये जायज तनकीद होगी। सही। अच्छा उमर, आपकी तरफ आऊंगी। आप ये बताइएगा, जो नवाज शरीफ गिला करते हुए दिखाई देते थे कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, साकिब निसार की ऑडियो भी सामने है, फिर नवाज शरीफ का गिला भी बजा था अदलिया से। नहीं, मैं उसको इस नजर से नहीं देखता कि कौन सी लीडरशिप नून लीग की या पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की उसको किस नजर से देखती है। मैं उसको अदलिया के अपने पैमानों के ऊपर परखता हूँ। यानी हम अदलिया के उसूलों को, अदलिया के फैसलों को अदलिया के पैमाने के ऊपर ही परखेंगे। आप शुरू कर लीजिए 50 की दिहाई से, 50 की दिहाई से। क्या आज सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब जो है या ओवरऑल जो जुडिशरी का निजाम है, क्या वो जस्टिस मुनीर साहब के फैसले को वैलिडेट कर सकता है? क्या वो उसके साथ खड़े हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के फैसले के साथ? थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या जस्टिस मुश्ताक साहब वाला जो फैसला था जिसमें भुट्टो साहब को लटकाया गया, फांसी का फंदा पहनाया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को आज उसका बोझ उठा सकती है? उससे थोड़ा आगे चलते हैं, जितने मार्शल लॉ लगे जिसमें जनरल जिया का है या बाकी है, क्या उसका बोझ उठा सकती है? पीसीओ जजेस वाला बोझ उठा सकती है? अभी हाल ही में जो फैसला बदला गया या जिसको तब्दील किया गया शौकत सिद्दीकी साहब वाला, क्या ये कहां से फैसले आए थे? ये इन्हीं अदालतों से फैसले आए थे। उन फैसलों को गलत किसने करार दिया? हमने तो करार नहीं दिया, इन्हीं अदालतों ने करार दिया। तो इसका मतलब है सवालिया निशान तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अब जो हालिया फैसले हैं, क्या हम उनको गलत कहेंगे? हमारे गलत कहने से शायद बात ना सुनी जाए या बात उतनी ना मानी जाए। ये थोड़े ही अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट खुद से अपने इन फैसलों का बोझ नहीं उठा पाएगी, जिसमें सब मिसाल दे रहे हैं बल्ले के निशान वाला फैसला। आपको याद होगा जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जुडिशरी से आरओज लिए थे, तो उसको जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने आरओज का इलेक्शन करार दिया था। अभी हाल ही में जो इलेक्शंस के अंदर जो कुछ हुआ है, मुझे ये बताइए कि आरओज ने जो कुछ किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रात को अदालत लगा के आरओज के हवाले से कहा वो तो इलेक्शन डिले हो जाएगा, और उसके बाद जो कुछ आरओज ने किया वो आपके सामने है। जब मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए, मैं हमेशा खाकसार की राय ये है कि इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुकाबला ना साकिब निसार साहब से है, ना इफ्तिखार चौधरी साहब से है, ना किसी और से है। उनका मुकाबला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ है। अपने जो तय करदा पैमाने हैं उन्हीं पैमानों को लेकर, मिसाल के तौर के ऊपर हम सुनते थे कि हम ख्याल बेंच बैठता है। मैं आपके सामने जरा ये बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में काजी साहब ने कितने सीनियर जजेस के साथ बैठ के कितने केसेस सुने हैं। फिर उनके दौर में जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ है, मुल्क की मकबूल जमात के साथ हुआ है, वो सवालात बड़े जायज हैं। नवाज शरीफ साहब के जो उस वक्त के जब वो निशाने के ऊपर थे वो इतराजात कर रहे थे, आज पीटीआई एतराज कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इन फैसलों की कीमत पाकिस्तान की आवाम को अदा करनी सही। उमर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जावेद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कुछ पीटीआई के छोड़कर, मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले जो पीटीआई के सियासतदान हैं, वो दोबारा आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। फवाद चौधरी हो जाएं, अली जैदी हो जाएं, क्या समझते हैं आप, सियासी पार्टी को दोबारा ले लेना चाहिए मुश्किल वक्त में जो छोड़ जाते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, पीटीआई की एक कह लें कि एक सफाई हो चुकी है। जो उसके वो लोग जो लॉयल नहीं थे वो छोड़ के जा चुके हैं। इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल यही है कि जो उसके साथ लॉयल थे वो उसके साथ अब खड़े हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में मार खाई है, जिन्होंने बर्दाश्त की है, जिन्होंने सारा दबाव बर्दाश्त किया। मेरा ख्याल है ये उनके साथ ज्यादती होगी अगर इन्हीं लोगों को दोबारा लिया जाएगा। यही सूरत हाल अगर मुस्लिम लीग नून में भी हमने देखा कि कई जो लोटे हैं उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी वापस लिए, उससे पहले भी इलेक्शन में वापस लिए। तो ये जो रविश, अगर वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, ये जेन्युइन जो वर्कर है उसका इस्तेसाल होता है। क्यों ना अब जो जमात जो इस वक्त जैसे क्लेम किया जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा सीटें लेती है, सबसे ज्यादा वोट उसका है, और उन लोगों के बगैर वो वोट लिया गया है, तो उसके साथ जो वर्कर खड़ा है, जो उसके लीडर खड़े हैं, मेरा ख्याल है उनको ही रखना चाहिए। और जो लोग अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं वो मुफाद परस्त, उनको करार दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने वक्त। जी
सही। अच्छा खालिद जमील साहब, ऐसे वक्त में जब पहले से खबरें आ रही हैं और कुछ सामने अखलाफात भी सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऐसे वक्त में मुनहरिफ अरकान को दोबारा लेना, आप समझते हैं कि इससे पार्टी मजीद कमज़ोर हो सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो लोग सारे हैं ये किसी सियासी जमात के लोग नहीं हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं जो हर दौर में हर उस जमात के तरफ धकेले जाते हैं जिस जमात को हुकूमत देनी हो या हुकूमत बनने के जिसके इम्कानात हों, ये उस तरफ जाते हैं। अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन, एक आपको ज़िमनी इलेक्शन देखना पड़ेगा पंजाब के अंदर जो 20 हल्कों में हुआ था, और एक अभी ये मौजूदा इलेक्शन है। इसमें आप ये देखें कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। अभी अजहर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इन लोगों को सियासी जमातों को धुतकारना चाहिए। ये जिस जमात से, जिस ग्रुप से, जिस फरीक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी लॉयल्टीज़ इनकी कहीं और हैं, इनको उधर ही धकेल दें। वो कोई नई एक जमात बना लें इस किस्म के सारे इकट्ठे करके कि उसको किंग पार्टी का नाम दे दें या जो भी पार्टी का नाम देना है, ताकि आवाम को पता हो कि ये जिसके नुमाइंदे हैं उसको वोट देना है या नहीं देना। सियासी जमातों को, ऐसे लोगों को कि जो मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, उनको वापस नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि सम टाइम आप कुछ लोगों को खुद कहते हैं कि अच्छा जी आप थोड़ा अरसे के लिए किनारा कशी कर लें, और इसमें मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी पे जब ज़िया-उल हक दौर में मुश्किल वक्त आया था, कुछ लोगों को उन्होंने इस किस्म की एडवाइस की थी, मियाँ साहब ने भी की थी, इसी तरह PTI में भी कुछ लोगों को एडवाइस ये की गई थी। तो ये उसकी लीडरशिप के ऊपर छोड़ा जाए। लेकिन जो हर दौर के अंदर हर पार्टी, हर हुकूमत को बदलते हैं, जो अगर 5 इलेक्शन देखें तो कई आपको ऐसे चेहरे मिलेंगे जिन्होंने 5 इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ा हुआ है, हर जमात के अलग अलग इलेक्शन पर लड़ते हैं। मेरा ख्याल है इन ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके लिए वो काम करते हैं उस पर छोड़ दें, कि अपनी एक जमात बना लें, एक अपना निशान ले लें, फिर अवाम भी बता देंगे अवाम किधर खड़े हैं और ये किधर खड़े हैं। सबीना पाशा साहबा, खालिद जमील साहब जो जिक्र करें, अली जैदी ने भी एक निजी TV को इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान ने उन्हें खुद कहा था कि वो पार्टी से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें। आप क्या समझती हैं, सियासी हिकमत अमली थी ये PTI की? 2 तरह के लोग हैं जो PTI छोड़ के गए हैं एनी। एक तो हम देखते हैं कि वो लोग हैं जिनके बारे में एक इस्तिलाह है इलेक्टेबल्स, और ये वो लोग थे जो शुरू में ही जब एस्टेब्लिशमेंट का रुख बदला था उसी वक्त उन्होंने अपने रुख बदल लिए थे। और उनमें आप देख सकते हैं जो वो पूरा एक फॉरवर्ड ग्रुप सामने आया था PTI का, वो सारे लोग शामिल थे, जो कि अभी सही तौर पर खालिद जमील साहब ने निशानदेही की कि वो आए ही इस मकसद के लिए थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जब कहा तो इसमें शामिल हो जाओ, इनकी हुकूमत बनवानी है, तो उसमें शामिल हो गए। जब उन्होंने कहा कि भाई आप हट जाओ तो वो हट गए। वो कभी भी नजरियाती तौर पर PTI के साथ थे ही नहीं। तो एक तो वो इलेक्टेबल्स वाला ग्रुप हो गया, उसकी तो मेरा ख्याल है अच्छी खासी किस्म की सफाई हो चुकी है, और खुद जो अवाम है उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया तमाम इलेक्टेबल्स को। ज़िमनी इंतखाबात में भी 25 जुलाई के, और उसके बाद जो अब जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें भी। बाकी जो दूसरी तरह के लोग हैं वो मेरा ख्याल है केस टू केस वेरी करेगा, इसलिए कि कुछ लोग वाकई ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सोबतें आई हैं, बड़ी उन्होंने परेशानियां काटी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ा तशद्दुद बर्दाश्त किया है, उनकी फैमिलीज ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो उसका बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बड़ा राइटली इल्म भी है खुद इमरान खान साहब को भी, तो वो खुद ही उनके मुतालिक फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है उन्हें वापस लेने में ना तो PTI के वर्कर्स को और ना ही खुद खान साहब को और बाकी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उनकी वापसी होती है। लेकिन कुछ ऐसे मौका परस्त भी थे कि जिन्होंने देखा कि जी अगर मुश्किल वक्त आ गया है, वो नहीं सस्टेन कर सकते, तो वो उसलिए साइड पर हो गए। तो मेरा ख्याल है उनके लिए खुद इमरान खान साहब भी रास्ता नहीं खोलेंगे दोबारा। और ये कुछ लोग तो सही तौर पर जिस तरह से हिकमत अमली के तहत थोड़ा साइडलाइन हुए, अंडरग्राउंड हो गए, और कुछ लोग जो थे उन्होंने वाकईतन सिर्फ मफाद परस्ती की वजह से ऐसे किया। तो मेरा ख्याल है ये एक आप उसके लिए रूल सेट नहीं कर सकते, ये केस टू केस वेरी करेगा कि किसको रखा जाएगा वापस और कौन नहीं आ सकेगा। अच्छा जुबैर साहब, 9 मई के मुकदमात में भी नरमी कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ सियासत छोड़ने वालों की दोबारा वापसी की बातें भी की जा रही हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्मल हालात की तरफ जा रही है अभी? देखें, आप कह रही हैं कि 9 मई के मुकदमात में नरमी नजर आ रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि खतीजा शाह की एक बार फिर जो है वो वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रुजू कर लिया गया है अदालत से। इसी तरह और भी दीगर मुकदमात हैं जिनमें अभी तक जो खवातीन वर्कर्स हैं वो जेलों में कैद हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से जमानत लेते हुए जो है वो पूरा दिन चक्कर काटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई डील के तहत कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। हाँ, एक NRO जरूर हुआ है, और वो NRO जो है वो 8 फरवरी के रोज अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। और उस NRO के तहत आपको इस वक्त जो नजर आ रहा है, जो अदलिया का रुख जो है, वो हवाओं का जो रुख है
वो भी तब्दील हो रहा है। और जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है, उसके बाद अदालतों का जो एक माइंडसेट है वो भी हमें नजर आ रहा है कि वो तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से साइफर केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 रुकनी जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं और जो अदालती कार्रवाई हुई है, उसके बाद तो ये चीजें वाजे हो चुकी है कि जो केसेस हैं वो अगर मेरिट के ऊपर सुने जाएं तो ये केसेस किसी भी अदालत, कोई भी अदालत जो है वो इन केसेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ना सिर्फ इन केसेस की जो बुनियादी चीज है FIR, वो ही किसी भी अदालत में जब मेरिट पे जाएंगी तो FIR ही उड़ जाएंगी। केसेस के ऊपर जो सजाएं, जिस तरीके से ट्रायल चलाया गया है, 13 घंटे 14 घंटे तक ट्रायल चलाया गया, और फिर अब उसकी अपीलों में जिस तरीके से इल्तवा का शिकार किया जा रहा है और ये तारीखी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये डील के तहत होंगे, ये मेरिट सही। अच्छा उमर, आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुकला टीम है या जो सीनियर लीडरशिप है वो बड़ी पुरअतमाद है। उन्होंने तो डेट भी दी है कि अगले माह शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो दोबारा आवाम के अंदर होंगे। क्या समझते हैं कि वाकई कोई डील चल रही है? क्या हकायक है पसे पर्दा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक ये बात है कि वो वापस महीने तक आते हैं, 1.5 महीने तक आते हैं, 2 महीने तक आते हैं, वो सबको नजर आ रहा है कि उन केसेस के अंदर जान नहीं है। आपने देखा कि इद्दत वाले केस के अंदर प्रोसिक्यूटर ने क्या बयान दिया, साइफर वाले केस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आई हैं उससे भी अंदाजा होता है। मैं नंबर 1 उस पर कॉमेंट करना चाह रहा हूँ, वो जो आप लोगों की वापसी के मुतालिक है। मैं उसके ऊपर आपको ये राय जरूर देना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी। पाकिस्तान की सियासी जमातों की अपनी हालत भी बड़ी पतली है। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर 8 फरवरी को हमने बिल्कुल एक यकसर मुख्तलिफ माहौल देखा है कि लोगों ने ये नहीं देखा कि बरादरी का माहौल क्या है, बरादरी किस तरफ है, बरादरी कल्चर क्या है, इलेक्टेबल्स कहाँ पे खड़े हैं, इंतखाबी निशान है या नहीं है। फिर हमने 17 जुलाई को देखा, वो तमाम लोग जो हैं उनके वो बुरी तरह पिट गए। मैं और बहुत सारी मिसालें नून लीग के अंदर से दे सकता हूँ, जिसमें जो छोड़ के गए, चौरी निसार आज कहाँ पे हैं, गिलानी साहब जो हैं, हाशमी साहब, बहुत सारी मिसालें। वो तरीके साहब को छोड़ा या नून लीग को छोड़ा, आज कहीं पे नहीं है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर नया रुझान है, लोगों की नफ्स के ऊपर तहरीक इंसाफ ने हाथ न रखा, जिसमें वो इस चीज को, जो जिन लोगों ने अपनी क़यादत को छोड़ा, लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। अगर आप इस चीज को, ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। बाकी रही बात डील की, मेरा ख्याल है डील होनी होती तो फिर बहुत पहले ये मामला। सही उमर, एक अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट इस वक्त पब्लिक हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक हो चुकी है। खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, रिपोर्ट को देखते हुए बताइएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह का बयान भी हमने सामने है, उन्होंने कहा है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, क्योंकि हमें अक्सरियत नहीं दी गई अवाम की जानिब से। देखिए, मेरा ख्याल है ये फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट जो है कि ये ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए बहुत बड़ी जो है सुबकी का बायस बनेगा। इसमें 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि इस हुकूमत के लिए इसलिए कि इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है कि वो पंजाब हुकूमत पे आयद की गई है, और जितने भी बयानात लिए गए, हक़ाइक़ को देखा गया, उसके नतीजे में ये कहा गया कि उस वक्त जो पंजाब हुकूमत थी उसने नंबर 1 गफलत का मुजाहरा किया, नंबर 2 उन्होंने एक कमज़ोर स्ट्रेटजी थी, नंबर 3 इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जिसके नतीजे में लाहौर से ये चलने वाला काफिला जो है इसको रोका जा सकता था, लाहौर में रास्ते में भी और इवन इस्लामाबाद के बाहर भी रोका जा सकता था, लेकिन इसको फैज़ाबाद तक आने दिया गया। और फिर उसके बाद क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी और गफलत का मुजाहरा किया गया, उसके नतीजे में खून खराबा हुआ और ये सारा फसाद पैदा हुआ था। तो इसमें एक तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे, और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे पंजाब के वो राना साहब थे। तो ये सारी जिम्मेदारी उस तरफ जा रही है कि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। दूसरा जो है कि क्योंकि काजी फ़ायद साहब ने फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था, वो फैसला जो है कि आज इस रिपोर्ट को अगर देखें तो वो फैसला हमें इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो फैसला था, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अदालतें फैसले करती हैं लेकिन कुछ अर्सा बाद जो है कि फिर वो अपना बोझ नहीं उठा सकते। तो क्या अब ये जब कमीशन रिपोर्ट और ये कमीशन बनाया भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायद साहब की हुक्म के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनाया, और जिन्होंने बनाया शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो अभी हुकूमत में हैं, तो अब सारा का सारा मलबा इस तरफ आ गया। तो इसलिए इनको इसको बड़ी अब एहतियात के साथ भी देखना होगा, और अब ये भी देखना होगा कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसके ऊपर अब अगला लाएमल क्या होता है। कि जिम्मेदारी फिक्स करने जा रहे थे हम
फैज़ हमीद के ऊपर, लेकिन वहाँ सब स्टेक होल्डर्स ने, इवन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के हैं, उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर जो इंटीरियर थे एहसन इकबाल साहब, जाहिद अहमद साहब और बाकी जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये जो डीजीसी उस वक्त गए थे, साइन किया इन्होंने इजाज़त, हुकूमत की रजामंदी और अपने इंस्टीट्यूशन की जो हेड थे उनकी इजाज़त से जाके उन्होंने साइन किए थे। अच्छा जावेद साहब, आप कमीशन की रिपोर्ट को कैसा देखते हैं? ख्वाजा आसिफ रिजेक्ट कर चुके हैं नून लीग की हुकूमत की तरफ से कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते। मुझे तो इस कमीशन पे वैसे ही यकीन करें बड़ी हंसी इसलिए आती है कि 3 रिटायर्ड पुलिस अफसरान वो कैसे 2 फौजी अफसरान के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। ये मजाक के अलावा कुछ नहीं है। अब खालिद जमील साहब बड़े सीनियर आदमी है, यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की सियासत को भी देखते हैं और इनको भी पता होगा कि जो मुदाखलत रही है पहले भी थी और अभी भी कहा जाता है इल्जामात लगते हैं। इसी तरह की एक अगर कमीशन कल को बन गया और उसने कहा कि जी जो इमरान खान साहब के हवाले से या जो उस चीजों में भी इन इदारों के रोल को अगर माइनस कर दिया गया तो वो रिपोर्ट कैसी होगी। ये रिपोर्ट जो है किसको नहीं पता कि वहां पे जो लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे थे उस वक्त जो लोग मौजूद थे सबको पता था किधर से किसने कंट्रोल किया। क्या एक सूबाई हुकूमत, आप भी अभी भी इल्जाम लगता है कि हुकूमत कोई और चला रहा है, उस वक्त भी यही सूरत हाल के इल्जाम लगते थे। तो इन हालात में अगर हम ये कहते हैं कि किसी रिटायर्ड अफसर को, फौजी अफसर को से जो है वो बरियज़मा करार दिया गया है तो कल को बाकियों को भी जिम्मेदारी से उनको कहा जाएगा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं। तो ये जो रिपोर्ट है ये मेरा ख्याल है कि किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जरूर होती तो शायद कुछ अलग फर्क पड़ता, लेकिन इस रिपोर्ट की फाइंडिंग जो है मेरे ख्याल में वो एक वक्त का ज़िया ही समझ लें और उसको अगर आज कोई भी तस्लीम करे तो वो इस चीज को तस्लीम करता है कि हमारे इदारों का, एजेंसियों का मुल्की सियासत में कोई रोल नहीं रहा, जो कि एक बिल्कुल झूठ होगा। जो कि रोल एक हमेशा से रहा है, चाहे वो फैजाबाद धरना था या उससे पहले जो धरना हुआ था 2014 में या उसके बाद आज तक के जो मामला था। सही। अच्छा समीना पाशा साहबा, आप क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगी? फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, कितनी मुश्किलात देख रही हैं आप शहबाज हुकूमत के लिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एजेंसीज का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में बहुत से मामलात में बिला ज़रूरत और एक गैर आईनी भी मैं तो कहूँगी, क्योंकि आइन उनको ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी तरह भी सियासी मुदाखलत करें, लेकिन उनका किरदार एक रहा है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे इस पर सिर्फ 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक मौका था कि इसको फिर इस्टेब्लिश किया जा सकता था। तो ऐसे में अगर ये जो कमीशन था, बिल्कुल सही कहा अजहर भाई ने कि ये कमीशन एक कमजोर कमीशन था, रिटायर्ड पुलिस अफसरान हो या ब्यूरोक्रेट हो, ये क्या सजा देंगे? किसी रिटायर्ड जनरल को भी इवन बुला तक नहीं सके, उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि वो पेश ही होते कमीशन के आगे। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि फिर PMLN के लोग इसके आगे पेश क्यों हुए? उन्होंने इस कमीशन की जो तश्कील थी उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? और इस कमीशन में अगर ये तहरीर है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने या एहसन इकबाल साहब ने या ख्वाजा आसिफ ने खुद ही जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी है, तो फिर उसके बाद ये लोग या तो फिर इस बात पे आए कि ये अलल ऐलान बताएं कि जी हमने तो ऐसी कोई क्लीन चिट नहीं दी, हमने तो कमीशन में जाके बयान दिया था, हमने तो ये कहा था कि ये उनका किरदार है। जी जी अजहर भाई कह रहे हैं ने अभी ख्वाजा आसिफ साहब अभी आसमा शराजी के उन्होंने मुस्तरद किया कि मैंने कोई फैज हमीद को चिट नहीं दी और उन्होंने इवन कहा कि मैंने उन्हें कहा मुझे सवाल लिख के दें, वो भी नहीं दिए गए। और दूसरा उन्होंने कहा जब मिलने गया हूं तो सिर्फ एक कमीशन का आदमी वहां भी था और उसने भी इररिलेवेंट क्वेश्चन किया। सॉरी, आप बात आगे जानी थी। मैंने वही पहले जो कहा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको जरूर वो किया जरूर है, लेकिन मैं यही तो बात कह रही हूँ कि फिर जब ये लोग पेश हुए और इस कमीशन की जो तश्कील थी उसको चैलेंज करना चाहिए था। फिर अगर अभी भी इनको इस बात पे एतराज है कि जो इन्होंने बयानात दिए हैं, जो भी ये कमीशन था उसने इसको बिल्कुल ट्विस्ट करके एक बिल्कुल ऑपोजिट किस्म की रिपोर्ट बनाई है, तो मेरा ख्याल है अभी भी उनको इसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है कि बिल्कुल, क्योंकि PMLN का तो सारा नैरेटिव आज तक भी जनरल फैज के ऊपर ही हर तान इनकी जाके टूटती है। इनको कोई प्रॉब्लम दुनिया में हो जाए तो ये कहते हैं कि ये जनरल फैज हमीद कर रहे हैं और जनरल फैज हमीद की बाकियात अभी तक ये कुछ कर रही हैं।
तो इनका तो पूरा नैरेटिव ही जमीन बोस हो जाता है अगर ये बात साबित होती है कि जी इन्होंने खुद जाकर उस कमीशन में जो है वो एक बिल्कुल क्लीन चिट दी है। लेकिन यहाँ पर ये बात मत भूलिए कि इस वक्त पीएमएलएन जितना मर्जी जनरल फैज हमीद को कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि खुद पीएमएलएन भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड कर सके, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि जिस तरह की एक कॉम्प्रोमाइज के साथ ये लोग इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उसके अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना या फिर इवन साबिक अस्करी क़यादत के ऊपर भी खुलकर तनकीद करना इस वक्त ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से तो मियां साहब जब वापस भी आए थे तो उन्होंने तब भी आकर ये कहा था कि वो कोई इंतकाम नहीं लेंगे, किसी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो वजह यही है। इसलिए मुझे तो इस बात पे डाउट है कि इन्होंने वाकई कमीशन में जाके उस वक्त क्लीन चिट दे दी और बाद में फिर वही नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ जी सारा कुछ तो जनरल फैज हमीद ने किया था। या तो फिर आप कमीशन में भी वही बात रखें या बाहर भी वही बात रखें, क्योंकि अब बाहर आप इनकी अगर वो देखिए एक नैरेटिव जो होती है वो तो ये है कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अभी ले ही नहीं पाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा वैसे हल्की फुल्की मौसीकी शुरू कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, लेकिन अभी खुल के आने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते फौरन। सही। अच्छा जुबैर खान साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त, क्योंकि हुकूमत में नून लीग, तो इसलिए वो खुलकर मौकफ नहीं दे रही, इस कमीशन के ऊपर रिजेक्ट तो कर दिया गया। देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहूँगा, मैं अजहर से भी और समीना की गुफ्तगू से एग्री करता हूँ कि हुकूमतें जिस किस्म की कमज़ोर होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट, एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट, इसमें नो डाउट के हर दौर के अंदर रहा है। यहाँ पे जिम्मेदारी शायद हकान अब्बासी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी कि ये हमने रिक्वेस्ट की थी कि जाएं, ये संभाला नहीं जा रहा, आप जाके करें। अब जब चीफ एग्जीक्यूटिव ये जिम्मेदारी ले लेगा तो फिर तो फैज़ हमीद साहब हो या कोई भी हो, उसको क्लीन चिट ही मिलनी है। मेरा ख्याल है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये जिम्मेदारी लेते, स्टैंड लेते, खड़े हो जाते कि जनाब नहीं, ये हमारे खिलाफ ये गेम प्लान बनाया गया था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ा, तो फिर सिचुएशन और होती। लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब इस कमीशन के बनने से पहले से ही जो है वो ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था कि नहीं, वो मैं ओन करता हूं कि मैंने ये कहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, हमने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी आप जाएं। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये केस कमजोर हुआ है इनका। जुबैर साहब, आप एग्री करेंगे खालिद जमील की साहब की बात से? देखें, इस कमीशन जिस तरीके हम सब ये सारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और 2 रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने जो कमीशन की रिपोर्ट बनाई है, उस कमीशन रिपोर्ट की कितनी वक़्त है वो तो सबके सामने आ चुकी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि यही जब 6 जजेस के हवाले से एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने जा रही थी और वो इंक्वायरी हाजिर सर्विस जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, बुनियादी तौर पर उनके ऊपर जो इल्जाम है उसकी प्रोब करनी थी, तो जो रिटायर्ड लोगों के खिलाफ ये कमीशन कुछ कार्रवाई नहीं कर सका, कुछ हकाइक सामने नहीं ला सका, तो मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ क्या हकाइक जो है वो मंजर आम पर वो ला सकते थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसकी जो इसकी इस इंक्वायरी रिपोर्ट है इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शहबाज शरीफ है और उनके ऊपर इस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाए गए हैं और इस तरह लग रहा है कि ये पूरा जो बोझ है, ये पूरा बार उनके ऊपर डाला गया है। और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस बात पर जोर देते रहे, इसरार करते रहे कि इस मार्च के शुरका को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। तो लग तो ये रहा है कि शहबाज शरीफ शायद उस वक्त किसी और की बात सुन रहे थे और किसी और के इशारों पे चल रहे थे। तो इस वक्त शहबाज शरीफ अगर हिम्मत करें, चले, वो एक कमजोर शख्स है, क्योंकि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो भी इस मुल्क में बैठता है वो कमजोर हो जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते। लेकिन नवाज शरीफ साहब को हिम्मत करनी चाहिए और कहें कि हम इस इंक्वायरी कमीशन को रिजेक्ट करते हैं और वो जो बयानिया अपना बना रहे थे उस बयानिए के ऊपर खड़े हों और अब बताएं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ उस वक्त इस धरने में मुलविस रही है। फिर जो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा थे अफसार आलम साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ गई? उनके मुताबिक जो वो दावा कर रहे थे कि उस वक्त जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो मखसूस एक चैनल उस वक्त कवरेज दे रहा था, उस कवरेज को खोलने के लिए जोर डाला जा रहा था, तो वो जितने भी बयानात हैं वो किधर गए और अब उसको किस तरीके से दिफा किया जाएगा? अफसार साहब ने तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया में माजत भी कर लिया कि अच्छा जो और हर शरीफ आदमी ऐसा ही करता है। उनको माजरत भी करनी पड़ेगी क्योंकि जो इल्जामात लगाने वाले थे, जिन्होंने बयानिया बनाया, वही पीछे हट गए हैं। सही। अच्छा उमर, आप बताइएगा, चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है इस कमीशन के ऊपर, आप क्या समझते हैं कोई एक्शन होगा उस वक्त की पंजाब हुकूमत के हवाले से?
नहीं, उसके लिए हमें एक तारीखी हवाला देना पड़ेगा। आप तवक्को कर रहे थे कि ये कमीशन काम करेगा और ये बताएगा कि उसका कितना किरदार था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, अगर आपको याद हो, असगर खान केस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर कितना अमल दरामद हो गया था। उसमें तो एस्टैब्लिश हो गई थी ना बात कि उसका रोल प्ले किया गया था, पैसे दिए गए थे नवाज शरीफ के लिए, IGI वगैरह के लिए। अगर उस वक्त कुछ और नहीं पैसे होता, देने वालों ने बयान अल्फी दिया था कि हमने दिए हैं। ठीक है जी। अब अगर उसमें एस्टैब्लिश हो गया तो आप कुछ नहीं कर सके, तो आप ये समझ रहे हैं इससे होगा। अब रही बात, जो ये बड़ा वैलिड सवाल समीना साहब ने उठाया कि इसको चैलेंज क्यों नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने, आप उसके सामने पेश क्यों हुए। चलिए एक और मौका दे देते हैं। अभी इसकी अगर रिपोर्ट सबमिट हो गई है या सबमिट होनी है, तो काजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया, जिसका आप हवाला भी दे रही हैं। तो काजी साहब के सामने जाएं, बताएं हमने ये स्टेटमेंट्स नहीं दी, तो उसके बाद उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसमें कोई अपना चेंज नहीं करते और आप खामोश होकर बैठे रहते हैं, तो उसका मतलब यही होगा कि आप वहां पे। और एक और बात, सच्ची बात तो ये हम सबको मान लेना चाहिए, हम ऐसे ही सियासतदान बेचारे जो इनको कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। इस मुल्क का निजाम अभी इस काबिल नहीं हुआ कि आप जहां पे अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं वो कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि उन पुलिस अफसरान की जगह पे कोई और होता, कोई रिटायर्ड जज भी होता या कोई और भी होता, उससे कोई फर्क ना पड़ता। यही रिजल्ट आना था और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। हमारा ही कसूर निकलना था और हमारा ही कसूर निकला है, बात बिल्कुल ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब से वो कह रहे थे जी उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है या पंजाब हुकूमत उस वक्त की थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब चूंकि आजकल मुल्क को आगे बढ़ने की बात हो रही है, इदारों के दरमियान हमांगी की बात हो रही है, तो अब ऐसी बात नहीं होगी। और फिर काजी साहब का भी बड़ा इम्तिहान होगा कि आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं। जो सवाल अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट पर जो लिखा हुआ है उसको किस तरह साबित कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो पर्स उन्होंने शो किया था इस कमीशन की रिपोर्ट पर। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे, मरियम नवाज ने सस्ती रोटी का तो कह दिया, और आज नवाज शरीफ के हमरा उन्होंने बहुत सारी दुकानों पर छापे भी मारे, लेकिन नान भाइयों ने मरियम नवाज के सामने ही सस्ती रोटी देने से इनकार कर दिया। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद जमील साहब, मरियम नवाज ने एक तरफ तो सस्ती रोटी देने का ऐलान कर दिया और जो इनकार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। रावलपिंडी में नान भाई एसोसिएशन का जो मरकजी रहनुमा है उसके घर में घुसकर गैर कानूनी तौर पर उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बेसिकली मैं इस फैसले को तो अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आटा और खाना जो है, रोटी है, ये बुनियादी ज़रूरत है हर शख्स की, और ये सस्ती होनी चाहिए। ये एक आम आदमी की पहुंच से बाहर अगर जाती है रोटी भी, तो बेचारा क्या खाएगा और क्या जिएगा और क्या काम करेगा। तो इसलिए ये मैं इस फैसले से एग्री करता हूँ। अच्छा, अब इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वहाँ पे जाके मेरा ख्याल है कि आप पूरा का पूरा अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त मरियम नवाज के इस फैसले के साथ हो रहा है। इस फैसले से पहले आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ ये फैसला जिस दिन होता है कि 4 रुपये रोटी सस्ती हो रही है, अगले दिन पेट्रोल 4.5 रुपये महंगा, डीजल 8.25 रुपये महंगा, बिजली के लिए आप आज नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि मार्च के निरखों के लिए जो है कि आप 3 रुपये फी यूनिट इजाफा करें। जब आप ये सारी चीज़ें इजाफा कर रहे होंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आम आदमी जिसने फ्लोर मिल वालों से आटा लेना है, फ्लोर मिल वालों के आटा जो है कि वो मुफ्त तो नहीं मिल रहा ना, उन्होंने भी कहीं से खरीदना है, वो बिजली पे चलती हैं फ्लोर मिलें, वहाँ भी ईंधन इस्तेमाल होता है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर सस्ती चीज़ नहीं बिकेगी। अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को आप बिठाते तो फिर शायद कोई नतीजा खेज बात निकलती, नंबर 1। और नंबर 2, देखें ये जो पुलिस का तरीक़ाकार है कि कोई बयान दे दे तो आप MPO के तहत उसको उठा लें, गायब कर दें, 24 घंटे वो गायब रहे, फिर जाके FIR दर्ज की। मेरा ख्याल है ये इदारे भी जो है कि उस हुकूमत के अच्छे डिसीजंस को इस अंदाज में हैंडल करके उनके लिए पॉलिटिकली मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये हुकूमतों को इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए कि जो अच्छे फैसले हो रहे हैं उनको डील इस तरह से किया जा रहा है, उसके लिए स्ट्रेटजी, उसको मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो इस तरह से नहीं बनाया गया जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। सही। अच्छा, अजहर जावेद साहब, मरियम नवाज ने आज दौरा कह लें या छापे कह लें, उन्होंने मुख्तलिफ तंदूरों पे वो गई हैं, आवाम से उन्होंने बात भी की है और उन्होंने कहा भी है कि रोटी 16 रुपए की है, आपने 16 से ज़्यादा नहीं देना। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बातचीत की जा रही है कि नवाज शरीफ की मौजूदगी, कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा दौरा कर रहे थे। जी देखें, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा जो है वो अगर ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहती हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। वो इस वक्त सूबाई वजीर आला हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। और जैसे खालिद साहब ने कहा, बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे जो है वो एतमाद में लेना चाहिए। अगर हम पीछे जाएं तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक सस्ती रोटी स्कीम मेरा ख्याल है शुरू की थी अपने दौर में जब वो वजीर, और तंदूर भी लगाए थे उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो फ्लोर मिल के साथ मिल के
काटा सप्लाई मेरे ख्याल करते थे, सस्ते निर्खों पे उनको देते थे, उसके बाद वो आगे रोटी जो है वो लोगों को दी जाती थी। तो यही बात है कि ब्यूरोक्रेसी चीजों को उलझा देती है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने पुराने मॉडल्स या जो उनकी उस वक्त की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक करते हैं। मरियम नवाज साहिबा का ये इकदाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, उस पर होमवर्क करने की जरूरत है। होमवर्क करने के बाद जो है वो उस पर करें। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे लोग जो है वो महंगाई खुद बहुत ज्यादा दुकानदार भी हमारे करते हैं, चाहे वो तंदूर वाले हैं, आम सब्जी वाले हैं, स्टोर्स वाले हैं। तो इन लोगों को भी एक सिस्टम में लाने के लिए कोई जो ये, जैसे अगर हम बरतानिया की बात करते हैं, अगर बरतानिया में एक दूध की बोतल 1.60 पेंस की मिलती है तो वो किसी और पे 1.65 की नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर वो करेगा वो स्टोर वाला तो उसको एक मैकेनिज्म है, उसके तहत उसको एक बहुत ही हैवी जुर्माने होते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में मरियम नवाज साहिबा को अपनी इस स्ट्रेटेजी को बनाने को सामने लाने से पहले तमाम मामलात को अमल में उसको जेर गौर रखना चाहिए। लेकिन ये एकदम बहरहाल अच्छा है कि आम आदमी के दरमियान जा रही हैं, उनकी बात सुन रही हैं, उनके बात करके लोगों को एक एहसास दिला रही है कि हुकूमत साथ है, कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो इस हवाले से सही। अच्छा समीना पाशा साहबा, मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला 3 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सस्ता जो रोटी प्रोजेक्ट है अभी उन्होंने शुरू किया, इससे पहले साफ सुथरा पंजाब था, फिर उसके बाद सस्ती फ्रूट और सब्जियां। क्या समझते हैं ये तीनों प्रोजेक्ट क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा पा रही? क्या गिरफ्तारी करना ही जरूरी है, वो भी गैर कानूनी? अव्वल तो ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है इसके ऊपर मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। एक जमहूरी किस्म की हुकूमत में और एक आमिराना तर्ज हुकूमत में फ़र्क होना चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि कोई जमहूरी हुकूमत है मुल्क में। ये जो तर्ज हुकूमत है कि जो कोई मुखालिफ बात करे, वो सहाफ़ी है, वो कोई नान बाई एसोसिएशन का हेड है, वो कोई सियासी जमात का मुखालिफ है, वो कोई भी है, बस जी उसको उठा लो, मुकदमा कर दो, ये सब चीज़ें जो है वो नाकाबिले कबूल है बिल्कुल, और इसकी किसी तौर भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ये कोई अच्छी तर्ज हुक्मरानी है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि जी ये छापे मारना या इधर उधर जाना, मुझे तो आज मियाँ साहब के लिए बड़ा दर्द दिल महसूस हो रहा था। एक बंदा बेचारा चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देखकर वो वापस आया और आपने उसको किस काम पे लगा दिया है कि वो तंदूर जाके रोटी का वजन चेक करता फिर रहा है। तो मुझे तो आज बाकायदा फील हो रहा था उनके लिए, बड़ी ज्यादती हुई है उनके साथ। और जहां तक ये बात है कि जी ये चेक करना ये वजीर आला का काम नहीं होता। देखिए आपके सूबे का ये सबसे कमजोर पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको खुद जाकर हर चीज गली मोहल्ले की सफाई चेक करनी पड़ी है या एक जगह पर जाके आलू प्याज के रेट मालूम करने पड़े हैं, तो इसका मतलब है आपकी फिर गिरफ्त ही नहीं है चीजों के ऊपर और आप अपना फैसला इंप्लीमेंट कराने की सलाहियत ही नहीं रखते। बाकी जो तज्जिया अभी खालिद जमील साहब ने दिया है, मैं बिल्कुल 100% उससे इत्तेफाक करती हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को मशावरत करके उसके बाद एक पूरे प्रोसीजर के साथ, एक मैकेनिज्म के साथ, एक पूरे होमवर्क के साथ फिर ही आप इस तरह का कोई फैसला कर सकते हैं। जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस वक्त इस दौर में मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि आप इतनी महंगी गैस दें, इतनी महंगी बिजली दें, इतना महंगा पेट्रोल दें और उसके बाद आप ये कहें कि जी आप इसको बेचें। पॉसिबल नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि उसकी वो कॉस्ट ही नहीं उसकी पूरी होती, तो वो कैसे बेचेगा। बेशक आप उसको कुर्सी पे बिठा के पहले बात मनवा लें या बाद में उसको गिरफ्तार करके बात मनवाएं, दोनों सूरतों में उसको वारा ही नहीं खाता। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक एप्लीकेबल सोच है। ये सारी जो आपने तीनों चारों मुहिम बताई हैं या जो इनकी प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ये सिर्फ दर्शनी प्रोजेक्ट्स हैं और इनका मकसद सिर्फ यही है कि ये तासुर बना दिया जाए, ये परसेप्शन बना दिया जाए कि मरियम बहुत काम कर रही हैं। हकीकत ऐसी है नहीं। जितने भी ये प्रोजेक्ट थे ये सिर्फ तखयलाती प्रोजेक्ट्स थे और ना इन्होंने इसलिए डिलीवर किया और ना ही इन्होंने डिलीवर करना था, क्योंकि ये ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम थे। सही। अच्छा जुबैर साहब, बात की जाए अगर राना सनाउल्लाह की, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अवाम से अगर वादे पूरे नहीं किए जाते, क्योंकि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया। आप क्या समझते हैं, अगर जिम्मेदारी नहीं उठानी तो किस बेस पर मरियम नवाज ये सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं और हुकूमत में क्यों बैठी हुई है फिर नून लीग? देखिए, सबसे पहले तो मुझे समीना पाशा साहिबा से बड़ी हैरत हुई है उनके इस कमेंट से कि वो तवक्को कर रही है कि मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उसमें कोई जमहूरियत या जमहूरी रिवायत के मुतालिक उनकी कोई तवक्कुआत है उनसे। ये जो हुकूमत है या ये जो फॉर्म 47 के तहत ये हुकूमत बनी है, एक बात तो वैसे माननी पड़ेगी और मैं इस चीज़ पे रश्क करता हूँ कि जिस तरीके से मरियम नवाज ने वफा निभाई है जनरल ज़िया के साथ, और ये जनरल ज़िया की जो सियासी औलादें हैं उन्होंने इस दौर में भी जनरल ज़िया के जो मार्शला है, जो आमरीत का दौर है, उसकी याद ताज़ा कर दी है कि जो अगर आपके फैसलों को नहीं मानता, कोड़ों के जरिए, डंडों के जरिए वो फैसले जो हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए जाएं।
जनरल ज़िया ने जो है वो भी इसी तरीके से डंडे के जोर के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर, इवन के वो मजहब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते थे। और यही जो है वो इस वक्त उनकी सियासी औलाद जो है वो पंजाब में कर रही है। ये मईशतें जो है वो डंडे के जोर के ऊपर नहीं चलती, और वो अहमकों के जन्नत में वो लोग रहते हैं जो मईशत को डंडे के जोर के ऊपर चलाने का ख्याल रखते हैं। जहां तक रही बात आपकी, ये 3 जो मंसूबे आपने गिनवाए हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो 3 मंसूबे लॉन्च किए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये एक आप कह सकते हैं कि एक तहसील काउंसलर या एक विलेज काउंसलर का जो निजाम होता है, ये काउंसलर लेवल का काम है कि गलियां साफ करवा देनी, नालियां पक्की करवा देनी, सफाई सुथराई का काम करवा देना, ये काउंसलर के काम है। फिर ये जो तंदूरों के ऊपर छापे मारने, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं हर जिले के अंदर, ये उनका काम है। ये किसी वजीर आला का काम नहीं है, ना वजीर आजम का काम नहीं है, ना साबिक वजीर आजम अगर तंदूरों पे खड़े होकर तस्वीरें बनवाएं, टिकटॉक बनवाएं, तो अब इनको थोड़ी सी कोई तब्दीली लानी चाहिए। जब पहले वजीर आला नवाज शरीफ बने थे, उस वक्त भी ये लंबे बूट पहन के सैलाब जदगान के साथ तस्वीरें बनवाया करते थे। उस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अखबारात थे, उस वक्त चले शायद वो ये पुराना जो निजाम है वो चल जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा तरीकेकार तब्दील करना चाहिए। और इस तरीके से ये जो बुरी हरकतें हैं, इससे अब अवाम मुतासर नहीं होने वाली। एक जी अजहर साहब, देखें जी, हमारे हुक्मरानों का यही मसला रहा है कि जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उन पे चलते हैं। यही रवश जो है इमरान खान साहब ने भी अपनाई। उन्होंने भी वो जो दस्तरखानों पे जाके लोगों को एक एक रोटी दे रहे थे और उस पे दस्तरखानों को तरवीज दी जा रही थी। तो मसला ये नहीं है कि एक सियासतदान क्या कह रहा है, मसला ये कि उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है या उनके जो लोग उनके साथ लगे हैं वो उनको क्या मशवरे देते हैं। इस लिहाज से हमें सियासतदानों को, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा वो दे देना चाहिए, एज दे देना चाहिए या मासूमियत दे देना चाहिए कि वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब को कहा गया कि हम दस्तरखान लगा देते हैं। सही अजहर जावेद साहब, वक्त हमारे पास कम है। खालिद जमील साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जावेद साहब, ये हम पूरा सारा बोझ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये सियासतदान इतने मासूम है कि इक्तदार की खातिर फिर ये सारी ब्यूरोक्रेसी। अच्छा नहीं जुबैर, एक मिनट, अजहर जरूरत पड़ती है। मैं अजहर साहब आपसे भी, जुबैर साहब आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, जरा एक मिनट जरा देखें। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नेशनल लेवल की लीडरशिप एक दिन कोई डिग्निटी ऑफ वर्क के एहतराम में जाके अगर ग्राउंड पे काम करते हैं, देखें चाइना ने तरक्की क्यों की, उनकी लीडरशिप के लिए दिन फिक्स है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन हमें अपनी क्लासरूम में झाड़ू देना होता था, सफाई करनी होती थी ताकि हम अपनी अना को ख़त्म कर सकें। लीडरशिप अगर जाती है, मैं अगेन जो मैंने स्टार्ट में बात कही थी कि अगर आपका रोटी प्रोजेक्ट है, सफाई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, होमवर्क कंप्लीट करें, उसका मैकेनिज्म बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, फिर आप हफ्ते में 10 दिन, महीने में एक दफा खुद ऑन ग्राउंड जाएं तो खुद ब खुद जो है ना इंकरेजमेंट मिलेगी, हर बंदा उसमें शामिल होगा। मुझे याद है इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने जाके झाड़ू दिया था एक दिन। वो रोज तो झाड़ू नहीं देते थे ना, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, लेकिन कि सफाई अगर करनी है तो मेरा ख्याल अगर इस तरह से जाएंगे तो चीजें बेहतर होंगी। सही। अच्छा उमर, लास्ट में आपकी तरफ आएंगे। एक तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? दूसरा, आप लाहौर में हैं, हम तो सुनते थे कि नून लीग के बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, लेकिन इस दफा इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही मरियम नवाज अपने प्रोजेक्ट पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी उनकी चीफ सेक्रेटरी साहब भी वही है, उनके कमिश्नर लाहौर भी वही है, डीसी लाहौर भी वही राफिया साहिबा है जो मोहसिन नकवी के साथ ही। मजे की बात यह है कि यही मॉडल हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब भी हर अस्पताल में पहुंच रहे थे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर विजिट कर रहे थे। वही मॉडल मरीम नवाज का है कि पहले दिन ओहदा संभाला, थाने में गई, अस्पतालों में जा रही हैं। आज नवाज शरीफ साहब लाहौर में भी इजलास चेयर करते हैं, तंदूर की रोटी भी देख रहे थे, मरी में भी इजलास चेयर किया। मरी से दरमियान में इस्लामाबाद है, उस हुकूमत से उनका कोई लेना देना नहीं है, वहां नहीं बैठते, वहां कोई इजलास चेयर नहीं करते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक मियां नवाज शरीफ जो है, एक तो मैं वो बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, बड़ा मुझे इसके ऊपर एहतजाज है कि नवाज शरीफ साहब को सिर्फ पंजाब तक महदूद किया जाना और पंजाब में सिर्फ रखना, ये बड़ी ज्यादती है। उनकी खिदमत विफाक में ली जानी चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो विफाक में शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, वहां पे अपना तजर्बा शेयर करें, ब्यूरोक्रेसी के इजलास शेयर करें। अब जो ये बाबू है ना, बाबू ये बुनियादी तौर पे घुमाते हैं। आप इसे पूरे पंजाब का स्ट्रक्चर देख लें, इंतजामिया का वही स्ट्रक्चर है जो मोहसिन नकवी वाली टीम थी, वो इनके साथ काम कर रही है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक जानिब ये सिस्टम डेवलप नहीं होता, लेकिन दूसरी जानिब थोड़ा सा उनको मार्जिन देना चाहिए। देखिए ना, उन्होंने पब्लिक पॉलिटिक्स भी करनी है, उन्होंने अवाम में भी जाना है, ये भी बताना है कि हम बड़े अवामी लोग हैं, ये भी बताना है कि हम हर वक्त बड़े मसरूफ हैं, हम आपके दर्द दिल रखते हैं। सियासतदानों को थोड़ा सा मार्जिन मेहरबानी किया करें, दे दिया करें उन बेचारों को जाने के लिए, लेकिन सिस्टम डेवलप होना चाहिए। बारिशों का सीजन बिल्कुल आगे आने वाला है, आप देखेंगे कि मरियम साहिबा लाहौर शहर में हमें दिखाई देंगी।
वो बारिशों के जो मुख्तलिफ इलाके में आपको बता देता हूँ, आई नोट कर लीजिए कि लक्ष्मी चौक हर सूरत डूबेगा ही डूबेगा। मरियम नवाज वहां पे दिखाई देंगी, आपको एबट रोड, डेविस रोड डूबता हुआ दिखाई देगा, मरियम नवाज वहां पे दिखाई देगी। ये बड़ी पुरानी हमारी रीत है और हम भी इसके आदी हो चुके हैं। इसका मतलब तो ये हुआ उमर के जानबूझ के ये इलाकों का मसले हल नहीं किए जाते ताकि हर वजीर आला वहां पर आकर फोटो शूट करवा सके। मेरा ख्याल है ये अंदाजा हो। ये फोटो शूट वालों को सारों को दुबई भेज दें। इसका मतलब ये भी है बेहतरीन मसला ये है कि वहां जाके वो आपकी बात ठीक है उमर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो चीजें ठीक हो और फिर हम ये बताएं कि हाँ जी देखिए वो गए भी थे, उन्होंने चेक भी किया, ये भी ठीक है, लेकिन जब पहले से सारा कुछ तैयार हो, एक प्रोटोकॉल के साथ, एक प्लांटेड तरीके से जो है वो पूरा कोई बनाया जाए, यानी जो अचानक छापा है उसका मकसद ही फौत हो जाए, तो फिर वो बड़ा प्लांटेड सी कार्रवाई लगती है। और उसके बाद फिर होता ये है कि वो दिखा के ना उसके बाद तासुर ये दिया जाता है कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सब ठीक हुआ हो। उसके वो इवन मीडिया को बताया जाता है कि फलां वजीर आला फलां अस्पताल का सरप्राइज विजिट करेंगे, तो वो पहले ही बता दिया जाता है में सरप्राइज विजिट होगा। टाइम भी बता देते हैं ना। सही नाज़रीन, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है। तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे। मौजूद थे अजहर जावेद, समीना पाशा, जुबैर अली खान, खालिद जमील और उमर दराज कुंदर। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।